हेलो एवरीवन, राहुल हियर। वेलकम टू बीपीएससी मंत्र ऑफिशियल चैनल। आज हम थीम 5 कवर करेंगे, सोशल रिफॉर्म्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, आर्य समाज एंड स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। ठीक, ये बीपीएससी में बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला थीम है। इस्टेब्लिशमेंट, तो जो पहला आर्य समाज था वो हमको देखने को मिला था मुंबई बॉम्बे में 1875 में। लेटर क्या हुआ, इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया और लाहौर में कर दिया गया। तो स्टार्टिंग में कब किया गया था, बॉम्बे में 1875 में। लेटर शिफ्ट कर दिया गया लाहौर में। कोर फिलॉसफी क्या था, बैक टू द वेदास, ये नारा था। जो दयानंद सरस्वती थे, उनका जो नारा था वो क्या था, बैक टू द वेदास, कि वेदास की तरफ बढ़ चलो। एंड द पॉलिटिकल कल्चरल फिलोसफी ऑफ इंडिया इज फॉर इंडियन। इनका एक और वो था कि जो भारत है वो भारतीयों के लिए है, ड्यू टू हिज एग्रेसिव सोशल रिलीजियस रिफॉर्मेटिव स्टांस। तो इनको मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये तो इनको टाइटल दिया गया है, मार्टिन लूथर ऑफ द इंडिया। इन्होंने ही बोला था इंडिया फॉर इंडियंस, ये मेनली ब्रिटिशर्स को इन्होंने बोला था। और बैक टू द वेदास की लिटरेरी वर्क्स, इनका जो मेन जो टेक्स्ट है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ द ट्रूथ। हिज अदर सिग्निफिकेंट पॉलिमिकल फिलोसफिकल वर्क इंक्लूड, इनका और भी कुछ काम है जो कि अदर एग्जाम में पूछा गया है, लाइक पाखंड, अरे पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महा यज्ञ विधि और वल्लभाचार मत खंडन। तो दीज ऑल आर द फिलोसफिकल वर्क ऑफ दयानंद सरस्वती, जिनको हम मार्टिन लूथर ऑफ द इंडिया भी कहते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, तो दयानंद एंग्लो वैदिक जो मूवमेंट था वो इनिशिएट हुआ। कंबाइन द मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल, आज भी देखने को मिलता है डीएवी स्कूल कॉलेजेस देखने को मिलता है हमको। तो जो सबसे पहला डीएवी स्कूल देखने को मिला था वो स्टैब्लिश हुआ था लाहौर में। और लाहौर में क्यों हुआ था, बिकॉज लेटर द हेडक्वार्टर वॉज शिफ्ट टू द लाहौर। तो 1886 में हमको लाहौर में डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो देखने को मिला था। हैवली चैंपियन बाय द महात्मा हंसराज, तो ये फैक्ट भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आर्य समाज का जो यूनिट था, उनके जो कोर वॉलंटियर्स थे, उन्होंने एंटी काउ स्लॉटर मूवमेंट भी चलाया था, गौ रक्षणी सभा अक्रॉस द बिहार ड्यूरिंग द लेट 1880s एंड 90s में चलाया गया था। और ये कहाँ पे चलाया गया था, किस जिला में, तो शाहाबाद, सारण, पटना। शाहाबाद तो कोई जिला नहीं है, अ ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, अ ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। और कौन कौन सा जिला है जो शाहाबाद में आता है, तो भोजपुर हुआ, बक्सर हुआ, कैमूर हुआ एंड रोहतास। दिस ऑल द डिस्ट्रिक्ट विच आर कंबाइंड अंडर द शाहाबाद। तो शाहाबाद एक कोई सिंगल यूनिट नहीं है, एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इसके अंदर बहुत जिला आता है। ये वेस्टर्न जिला है ओवरऑल, पूरे बिहार का वेस्टर्न पार्ट में। ब्रह्मो समाज एंड राजा राम मोहन रॉय, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, राजा राम मोहन रॉय, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओरिजिनली फाउंडेड एज द ब्रह्मो सभा इन 1828, ब्रह्मो सभा का फाउंडेशन डाला था, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा डाला गया था 1828 में। बाद में इसका नाम बदल के ब्रह्मो समाज कर दिया गया। ठीक, और ये पॉलिथिज्म, जो बहुत ज्यादा जो आइडल वर्शिप लोग करते थे, मूर्ति पूजन, उसके खिलाफ था। मल्टीपल जो भगवान का पूजा किया जाता था, इनका सिंगल भगवान पे फोकस था, तो उसको लेकर इन्होंने बोला कि डिनाउंस किया था। तो ये स्ट्रिक्टली वर्शिप करते थे किसके, वन एटर्नल गॉड के। जैसे इनका फिलोसफिकल बहुत ज्यादा, वैदांतिक नॉलेज पे बहुत ज्यादा ये वो करते थे, इम्फेसिस करते थे। ठीक, रैशनल थे। हम हमने शॉर्ट वीडियो से स्टार्ट किया है, उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है मैं राजा राम मोहन रॉय पे ही करवाया हूँ। ठीक, तो उसको भी जाके आप एक बार चेकआउट कर लें। 1866 स्प्लिट, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्मो सभा था, जब इनकी मृत्यु हो गई, जब इनका डेथ हो गया, तो इसके बाद जो जो ब्रह्मो समाज था उसको संभालने वाले जो व्यक्ति थे वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने किसको आगे चल के इस चीज को कार्यभार संभालने के लिए दिया, तो केशव चंद्र सेन को, केशव चंद्र सेन को। उनके होनहार मतलब स्टूडेंट्स में से एक थे केशव चंद्र सेन। तो इस तरीके से इन्होंने दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, दोनों लोग की विचारधारा पे लड़ाई हुआ। 1866 में स्प्लिट हो गया, इंटरनल फिक्शन हुआ। केशव चंद्र सेन और उनके जो फॉलोअर्स थे वो ब्रह्मो समाज से निकल गए, ब्रह्मो समाज से निकल के उन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया डाल दिया। ठीक, और देवेंद्र नाथ टैगोर जो ओल्ड वाला था उसका नाम हो गया आदि ब्रह्मो समाज।
1878 फिर स्प्लिट हुआ। केशव चंद्र सेन के जो फॉलोअर्स थे, जो केशव चंद्र सेन थे, असल में वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, बट जब उनके खुद की बारी आई, मतलब उनकी जो डॉटर थी, वो उन्होंने उसका अंडर एज में शादी करा दिया था महाराज ऑफ कूच, बिहार से। ठीक, यहाँ के राजा थे। तो उसके वजह से जो इनके जो फॉलोअर्स थे वो इनके पे बहुत गुस्सा हो गए। ये तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते थे, पर ये तो उस चीज को फॉलो खुद नहीं कर पाए। तो दैट्स वाई कि वो खुद निकल गए उससे बाहर, और उन्होंने अपना खुद का साधारण ब्रह्मो समाज डाला। अच्छा, आप बता सकते हो कि साधारण ब्रह्मो समाज डालने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? चलिए एक नाम मैं आपको बता देता हूँ, आनंद मोहन बोस। बाकी नाम आप बताएंगे ठीक कमेंट बॉक्स में कि कौन थे जो निकल के साधारण ब्रह्मो समाज का इस्टेब्लिशमेंट किए। तो इस तरीके से ये पूरा था। अब क्या क्या काम किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, या कौन कौन सा वर्क किया गया था? तो 1804 में तोहफत उल मुआवदीन, मतलब गिफ्ट टू मोनेसिस्ट, इनके द्वारा रिटन किया गया था पर्शियन भाषा में, जिसपे इन्होंने बात किया था पॉलिथिस्टिक प्रैक्टिस को डिनाउंस करने के लिए। ठीक। 1850 में वेदांता ग्रंथ नाम का इन्होंने किताब लिखा। 1816 में इन्होंने ट्रांसलेशन किया ऑफ एन अब्रिजमेंट ऑफ वेदांता सरा। ठीक। ईसोपनिषद एंड केन उपनिषद, उपनिषद पे इनका बहुत हैविली फोकस था। 1817 में कठोपनिषद पे इन्होंने ट्रांसलेशन किया। 1818 में कॉन्फ्रेंस बिटवीन द एडवोकेट फॉर एम्पोनेंट ऑफ द बर्निंग, जो विडोज के लिए, क्योंकि 1828 में तो ये ब्रह्मो समाज का स्टैब्लिशमेंट कर दिया गया था, ब्रह्मो सभा का। ठीक। जो कि बाद में नाम चेंज होकर ब्रह्मो समाज हुआ था। और ये किस लिए बना था? मेनली इसका जो सबसे बड़ा रोल था वो सती जो सिस्टम था हमारे समाज में, जो जिंदा महिलाओं को जला दिया जाता था, विडो जो थी, तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया, और बाद में 1829 में इन्होंने इस चीज को खारिज भी करवा दिया विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। तो जो विडोज को जो जला दिया जाता था ना, उसके लिए इन्होंने कॉन्फ्रेंस रखा था, तो 1818 में। ठीक है। अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन द एडवोकेट फॉर एन अपोनेंट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ विडो, बर्निंग विडो अलाइव, पब्लिश्ड इन बोथ बंगाली एंड इंग्लिश। तो 1818 में इन्होंने पब्लिश किया था। 1819 में मुंडक उपनिषद का इन्होंने ट्रांसलेशन किया। 1820 में द परसेप्ट ऑफ जीसस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। परसेप्ट ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ये हो गया 1820 में। 1826 में बंगाली ग्रामर लेटेस्ट स्ट्रक्चर्ड एज अ डेफिनेटिव गॉडी व्याकरण इन 1833। 1829 में हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिलीजन एंड यूनिवर्सल रिलीजन। तो ये वर्क किया गया है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, बिब्लियोग्राफिकल। बिहार से क्या मतलब फैक्ट पूछा जा सकता है बिहार स्पेसिफिक? तो द इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रह्मो समाज एंटर बिहार क्वाइट अर्ली। The first structural branch of Brahmo Samaj in Bihar was established in Bhagalpur 1864 by the Dr. Krishnadhan Ghosh, the father of Sri Aurobindo Ghosh, serving as a core hub for the local intellectual synthesis. तो ये हम लोग कहाँ देखने को मिला था? इसका जो सबसे पहला स्ट्रक्चरल ब्रांच था ब्रह्मो समाज का बिहार में, तो भागलपुर में देखने को मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो सबसे पहला स्ट्रक्चरल ब्रांच था ब्रह्मो समाज का बिहार में, वो कहाँ देखने को मिला था? भागलपुर इन 1864 बाय द डॉक्टर कृष्णाधान घोष, जो कि पिताजी थे श्री अरविंदो घोष के। तो ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पूरा इट्स ऑल अबाउट द राजा राम मोहन रॉय। इसको ढंग से आप देख ले और याद कर लें कि क्या क्या किया गया था। केशव चंद्र सेन का भी बहुत रोल था। ऐसा बात नहीं कि केशव चंद्र सेन के जो रेडिकल्स आइडियाज थे वो, जो कि उन्हीं से इंस्पायर हुए थे, आत्माराम पांडुरंग। ठीक। उन्होंने महाराष्ट्र में रिनाइसा किया। तो कोई ना कोई, किसी ना किसी को इन्होंने फैलाया था, ब्रह्मो समाज के रीच को फैलाया था, जो केशव चंद्र सेन थे। तो केशव चंद्र सेन का भी अपना बहुत रोल था, बहुत ज्यादा रोल था। बट उन्होंने कुछ गलती कर दिया, और खासकर अपने ही केस में इन्होंने गलती कर दिया। इनकी जो बेटी थी उन्हीं की शादी इन्होंने महाराजा पूछ से करा दिया। ठीक। अंडर एज में वो भी, तो इससे लोगों का भरोसा टूट जाता है। सत्य शोधक समाज एंड ज्योतिबा फुल्ले 1873। कोर मिशन, तो सत्य फाउंडेड द सत्य शोधक समाज सीकर ऑफ ट्रूथ इन 1873। तो सत्य शोधक समाज के बारे में बीपीएससी वैसे भी क्वेश्चन बहुत फ्रेम करता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ज्योतिबा फुल्ले जो एक बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, इन्होंने लीड किया था महाराष्ट्र के एरिया में। तो इनकी वाइफ ने भी लीड किया था सत्य शोधक समाज सीकर ऑफ ट्रूथ इन 1873 इन महाराष्ट्र टू मोबिलाइज द लोअर कास्ट शूद्रास। मतलब इनका जो काम था वो मेनली जो था वो एंटी शूद्रा, जो शूद्र के लिए जो अत्याचार किया जाता था उसके लिए इन्होंने काम किया था। इनका जो फेमस लिटरेरी वर्क था वो था गुलामगिरी। गुलामगिरी, गुलाम का मतलब क्या है? स्लेवरी। तो स्लेवरी डेडिकेटेड स्पेशली टू द अफ्रीकन अमेरिकन एंटी स्लेवरी मूवमेंट। ठीक। कृति रत्न, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक और मानव मोहम्मद, तो ये कुछ इनका फेमस लिटरेरी वर्क था
किसका था? ज्योतिबा फुल्ले का। टाइटल क्या था? तो इनको महात्मा का टाइटल दिया गया था 1888 में बाय द प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविटीज, जिनका नाम था विठल राव कृष्णाजी वांडेकर। तो एग्जामिनर पूछेगा, स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कि किसके द्वारा ज्योतिबा फुल्ले को महात्मा का टाइटल दिया गया था। तो कौन थे? विठल राव कृष्णाजी वांडेकर। प्रार्थना समाज एंड पूना सार्वजनिक सभा। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में बॉम्बे में डाला गया था, और ये इंस्पायर हुए थे केशव चंद्र सेन से हुए थे। ठीक। तो और जो इसमें जो होता है ना, जान डाल देना प्रार्थना समाज में, वो किसके द्वारा प्रार्थना समाज में किसने जान डाला था? तो महादेव गोविंद रानडे ने डाला था 1870, 1869 और 70। स्पेक्ट्रम में तो 70 लिखा था, बट वो आई थिंक गलत था। 69 में इन्होंने ज्वाइन किया था इस संस्था को। पूना सार्वजनिक सभा 1870 बाई द SS टिपलुंकर, GV जोशी एंड MG रनाडे। ठीक। ये डायरेक्ट फैक्ट याद कर लेना कि 70 में डाला गया था पूना सार्वजनिक सभा। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, इनके पेन का नाम था लोकहितवादी। ठीक। तो इनके पेन का नाम था लोकहितवादी, और इनका जो वीकली मराठी न्यूज़पेपर था इसका नाम था प्रभाकर। तो डायरेक्ट फैक्ट याद कर ले, लोकहितवादी बाई गोपाल हरि देशमुख, पूना सार्वजनिक सभा बाई SS चिपलुंकर, GV जोशी एंड MG रनाडे 1870, प्रार्थना समाज बाई आत्माराम पांडुरंग इन 1867, सत्य शोधक समाज बाई ज्योतिबा फुल्ले। और ये सब पूरा जो है तो है। नेक्स्ट वन, रामकृष्ण मिशन एंड एसोसिएटेड पर्सनालिटी। रामकृष्ण मिशन परमहंस, बॉर्न एज अ गदाधर चट्टोपाध्याय, किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता था। तो ये पृष्ठ थे, ये क्या थे? पृष्ठ थे। दक्षेश्वर टेम्पल था कोलकाता में, काली जी का मंदिर, वहां पर ये क्या थे? एक पृष्ठ थे। ये सब जो थे ना, ये ग्राउंड लेवल पे इन्होंने लोकली वर्बली इन्होंने पूरा अपने चीजों को रिनाइसा किया था, मतलब रिफॉर्म किए थे, लोगों में जागरूकता फैलाया गया था इन लोग के द्वारा। ठीक। जो गदाधर चट्टोपाध्याय, इसलिए तो इतना फेमस हो गए ये, क्योंकि जब आप लोकली किसी इंसान से लोकल भाषा में जब कोई चीज का प्रचार प्रसार और जब रिफॉर्म करते हैं, तो लोग समझते हैं उस बात को। ठीक। अब कोई जाके इंग्लिश में रिफॉर्म करने की बात करे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों को समझने में। उस समय की जो समाज थी, वो तो ऐसा नहीं था बहुत पढ़ी लिखी समाज थी। तो मीडियम का भी फर्क होता है। ठीक। कि मीडियम क्या है। सिस्टर निवेदिता इज अ बोर्न एज अ मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। ठीक है, आयरिश से, आयरिश डिसेंडेंट थी, आयरिश से बिलोंग करती थी, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। सी बिकम एन ये किसकी वो थी? डिसिपल थी, तो स्वामी विवेकानंद की थी 1895 में। और इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया अपना नेशनलिस्ट एजुकेशन में। तो इनका भी नाम याद होना चाहिए, सिस्टर निवेदिता। इनका नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। इस्लामिक रिफॉर्म्स एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, लाइक फराजी मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइनी मूवमेंट, दियोबंद स्कूल। आइए समझते हैं थोड़ा। वेट अ सेकेंड। फराजी मूवमेंट जो था उसका ईयर ऑफ ऑरिजिन था 1818 में, फरीदपुर बंगाल में। एकदम एक एक पॉइंट याद होना चाहिए फराजी मूवमेंट के बारे में, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पॉइंट आउट करता है फराजी पे। एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था ये, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा इसके की लीडर थे, जो इसका ओरिजिनेटर थे फराजी मूवमेंट का, वो थे हाजी शरीयतुल्लाह। बाद में इनके बेटे जो दादू मियां इन्होंने संभाला 1840 से। इसका एम क्या था? कि हमको जो अन इस्लामिक जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, बिद्दत, तो उसको हमको क्या करना है? इराडिकेट करना है। ठीक। और जो ऑपरेसिव प्लांटर्स हैं, जमींदार्स हैं, तो उनके खिलाफ भी इनके द्वारा आवाज उठाया गया था। तो ये जो प्यूरिफिकेशन होता है ना, कि इस्लाम में जो प्रैक्टिस किया जा रहा है जो इस्लाम के खिलाफ है, तो उसको टोटली प्यूरिफाई करने के लिए था ये मूवमेंट, फराजी जो मूवमेंट था बाय द हाजी शरीयतुल्लाह। तैनी मूवमेंट 1839, एक्टिव थ्रू द 1843। ठीक। करामत अली जौनपुर के द्वारा किया गया था तैनी मूवमेंट को, ये ढाका में ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये क्या था? ये फराजी मूवमेंट के खिलाफ थे, ये जो तैनी वाले थे। ठीक है, तैनी वाले जो थे वो फराजी मूवमेंट के खिलाफ थे। जो करामत अली जौनपुर थे, जौनपुरी थे, वो इसके खिलाफ थे। एम टू एलिमिनेट द शर्क, मतलब पॉलिथिज्म एंड बिद्दत वाइल मेंटेनिंग द पीसफुल रिफॉर्म। ये जो बिद्दत है, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। शिर्क और बिद्दत, ये दो होता है ना। चलिए ऐसे समझ लेते हैं थोड़ा। मोहम्मद है, प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक। तो इस्लाम में जो प्रैक्टिस किया जाता है, जब इस्लाम धर्म आया था, तो ऐसे बहुत से प्रैक्टिस जो लेटर डाला गया, तो उसी के खिलाफ है ये शिर्क और बिद्दत जो है, कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और हम कैसे फॉलो कर रहे हैं, हाउ। ठीक है, हम क्या फॉलो कर रहे हैं और हम कैसे फॉलो कर रहे हैं।
तो इसी चीज को एलिमिनेट करने की बात हुई थी। ठीक, भगवान एक है इस्लाम में, जो अल्लाह है वो तो एक है, सिंगल है। तो ये जो मल्टीपल जो चीजों की पूजा की जा रही है, या वो किया जा रहा है, क्या कहते हैं उसको, दुआ जो करते हैं हम, तो उस चीज को लिए बहुत ज्यादा मतलब आवाज उठाया गया था टैनी मूवमेंट में। ठीक, प्योरीफाई। तो ये जो थे ये फराजी मूवमेंट के खिलाफ थे, क्योंकि फराजी मूवमेंट जो था एक रेडिकल मूवमेंट था, तो उसके खिलाफ थे, उसके आइडिया के खिलाफ थे। दियोबंद स्कूल, दारुल उलूम, 1866, सहारनपुर यूपी। किसने किया था? मोहम्मद कासिम नौनतवी और रशीद अहमद गंगोई, लेटर जॉइंड बाय द महमूद उल हसन। एक इस्लामिक एकेडमिक रिवाइवलिस्ट सेंटर था, ठीक, सहारनपुर में था। सहारनपुर जिला है ना, यूपी में, यूपी के सहारनपुर जिला में था। एंड इस्लामिक एकेडमिक रिवाइवलिस्ट सेंटर, ठीक, एंटी ब्रिटिश थे, और ऑफिशियली वेलकम द फॉर्मेशन, आईएनसी को सपोर्ट भी किए थे 1888 में। ठीक, इशूड एक्टिव रिलीजियस फतवाज अगेंस्ट द सर सर सैयद अहमद खान के खिलाफ भी थे। सर सैयद अहमद खान के जो ऑर्गेनाइजेशन थे उसके खिलाफ थे, जो दियोबंद स्कूल वाले थे। जो सर सैयद अहमद खान थे ना, वो प्रो ब्रिटिश थे। सही भी था, इनके खिलाफ तो होना भी चाहिए था। ठीक, इनका जो एजुकेशन स्ट्रेटजीज था, जो इनका जो प्रो ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के खिलाफ रहते थे, मतलब ब्रिटिश के साथ रहते थे, ठीक, प्रो ब्रिटिशर थे ये। तो इनके खिलाफ बहुत लोग रहते थे वैसे। ये बहुत मतलब ब्रिटिशर इनको इस्तेमाल भी किया करते थे। इसीलिए इनके जो सबसे कट्टर दुश्मन थे वो थे जमालुद्दीन अफगानी और अकबर इलाहाबादी। जो अकबर इलाहाबादी थे वो तो बहुत बड़े इनके कट्टर दुश्मन थे। ठीक, और जमालुद्दीन अफगानी, इस पे तो बीपीएससी ने क्वेश्चन भी फ्रेम किया है इस पे। ठीक, जमालुद्दीन अफगानी पे कि सबसे मोस्ट क्रिटिक कौन थे सर सैयद अहमद खान के। तो थे तो वैसे अकबर इलाहाबादी, अच्छा ये ऑप्शन में रहता तो ये हो जाता, बट उस समय ऑप्शन में जमालुद्दीन अफगानी था, तो यही ऑप्शन हो गया। ठीक, नेक्स्ट वन, पारसी रिफॉर्म, रहनुमाई मजदयासन सभा। रहनुमाई मजदयासन सभा फाउंड हुआ था 1851 में। पारसी, जो पारसीस थे, पारसीस तो बहुत ही एडवांस होते हैं, दे आर वेरी एडवांस। ठीक, पहले भी थे, आज भी हैं। इन्होंने रिफॉर्म भी किया, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड। ठीक, तो इनके बारे में तो सभी जानते हैं। फाउंडेड इन 1851, रिलीजियस रिफॉर्मेशन टू मॉडर्नाइज द। फाउंडिंग पियोनियर्स कौन थे? दादा भाई नरोजी, फुरदोंजी नरोजी, ठीक, एस एस बंगाली एंड के आर कामा। तो दीज आर द पियोनियर्स ऑफ द पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स। और रहनुमाई मजदयसन सभा जो था, इसको फाउंड किया गया था 1851 में। राष्ट्रगोप्तर, द ट्रूथ टेलर, इसको इसी के दौरान लाया गया था। एक गुजराती वीकली था, किसके दौरान लाया गया था? कमेंट बॉक्स में ऑप्शन दे, इसी में से नाम है, इन्हीं में से एक नाम है, चूज वन। राष्ट्रगोप्तर एक वीकली जर्नल था। वुमेन्स अपलिफ्टमेंट इंस्टीट्यूशन माइलस्टोन एंड लेजिस्लेशन, डोंडो केशव कार्वे। ठीक, 1893 में जो विडो रीमैरिज एसोसिएशन था, इनके द्वारा लाया गया था। ठीक, इन्होंने शादी भी किया था एक ब्राह्मण विडो से, गोदू भाई से। इन्होंने प्रूफ किया था करके कि भाई हम ऐसा नहीं है कि बस रीमैरिज के लिए खड़े हो रहे हैं। उन्होंने इस चीज को प्रूफ भी किया था। जो ढूंढो केसव, बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इन्होंने 1893 में। इन्होंने स्टैब्लिश किया था हिंदगाने स्त्री शिक्षा संस्थान इन पुणे 1896 में। ठीक, और इन्होंने विडो आश्रम भी पूना में डाला था 1899 में। 1960 में माँ का हिस्टोरिक माइलस्टोन इन्होंने स्टैब्लिश किया था, भारत का पहला वुमेन यूनिवर्सिटी, ठीक, बॉम्बे में, SNDT यूनिवर्सिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट द ढूंढो केशव कार्बे। बैराम जी, बैरम जी एम मलबरी, ठीक, सेवा सदन। ही फाउंडेड द ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन सेवा सदन इन 1885, 1885 में इन्होंने सेवा सदन डाला। कौन? बैराम जी। इनका भी कंट्रीब्यूशन है, जो गर्ल्स का जो एज होता है शादी करने का, उसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। जैसे कि इनके द्वारा ही एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया था 1891 में, ठीक, जिसमें सक्सेसफुली जो 10 साल से इन्होंने 12 साल करवा दिया था, लीगल एज जो था। प्लस इनको झेलना पड़ा था बैकलेश, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक इनके खिलाफ थे, इस एक्ट के खिलाफ थे, एज ऑफ कंसेंट एक्ट के खिलाफ थे। ठीक, इनका ये माना जा रहा था कि ये ब्रिटिश का इंटरफियरेंस है हमारे सैक्रेड हिंदू डोमेस्टिक कस्टम में। ठीक, लेकिन मैं इस चीज के लिए इनको गलत मानता हूँ, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक, पॉलिटिकल लीडर्स, इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड आइडियोलॉजिकल टेंशन, गोपाल कृष्ण गोखले, बॉर्न ऑन 9 मई 1866 इन महाराष्ट्र। ठीक, गुरु भी थे, किसी गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी के थे, मेंटर थे उनके। He was profoundly influenced and guided by his intellectual mentor. कौन थे इनके मेंटर? महादेव गोविंद रनाडे। इनके मेंटर महादेव गोविंद रनाडे, बहुत इन्फ्लुएंस थे ये महादेव गोविंद रनाडे से। ठीक, और ये पॉलिटिकल मेंटर थे किसके? महात्मा गांधी के। इनके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी भी लाया गया था 1905 में।
पुणे में, ठीक, जहाँ पे ट्रेन किया जाता था नेशनल मिशनरीज को कि वो हमारे जो मदरलैंड के लिए अनसेल्फलिसली काम कर सके, ठीक। इनके द्वारा जर्नलिज्म मतलब जर्नल भी पब्लिश किया गया था, हितवाड़, ठीक, इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था नागपुर में 1911 में। इकोनॉमिक क्रिटिक, ये इकोनॉमिक ही हैज अ पियोनियरिंग इकोनॉमिक नेशनलिस्ट गोखले सिस्टमैटिक इस्लाम द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। एक सेकंड तो गोखले systematically slammed the British government on public platform, exposing how they enduring the huge expenses on the military and charge crushing। इन्होंने आवाज उठाया था हाई टैक्सेस ऑन द डोमेस्टिक कॉटन प्रोडक्ट्स के लिए। ड्यूरिंग द हाइट ऑफ एंटी पार्टीशन एजिटेशन, गोखले क्रिटिसाइज द रिएक्शनरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कर्जन एरा को इन्होंने बहुत ज्यादा, क्योंकि उसी टाइम पे ये बिलोंग भी कर रहे थे, ठीक। 1905 का जो बनारस सेशन हुआ था इसको इन्होंने लीड भी किया था, और इन्होंने बोला था कि जो कर्जन का एरा है वो औरंगजेब का एरा है, जैसे कंपैरिजन किया था दोनों के बीच में। जस्टिस पार्टी मद्रास में, इस्टेब्लिशमेंट 1916, फॉर्म्ड इन मद्रास, ठीक, बाय एन एलाइड कोलिशन ऑफ 30 प्रोमिनेंट नॉन ब्राह्मण लीडर, टी एम नायर, शेट्टी एंड सी एन मुडलेयर। कुछ मेंबर्स थे ये जिन्होंने क्या किया था, जस्टिस पार्टी को डाला था। और जस्टिस पार्टी पे बीपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी, यूपी, पीसीएस, यूपीएससी भी पूछता है क्वेश्चन, और यूपीएससी का जो मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ उसमें आप जरूर देख सकते हैं इस चीज को। और ये किसके खिलाफ था, यानी बेसेंट के होम रूल लीग के खिलाफ खिलाया गया था। कौन सा, क्योंकि इनको इनका मानना था कि ये एक ब्राह्मण लीग है, ठीक, ब्राह्मण का लीग है, अपर कास्ट ब्राह्मण मोनोपोली है, तो इसी कारण जस्टिस पार्टी को डाला गया था, लाया गया था, ठीक। ये 30 प्रोमिनेंट नॉन ब्राह्मण लीडर के द्वारा लाया गया था। आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देख रहे थे डायरकी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ठीक। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाया था उसको मोन्टागो चेम्सफोर्ड कहते हैं, ठीक, जिसमें बाइफर्केशन किया गया था एक्सिक्यूटिव पावर को। जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको दो सब्जेक्ट में बांटा गया था, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व में, ठीक। प्रोविंशियल लेवल पे किया गया था ये चीज, ठीक। अब जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है उसको डायरेक्टली गवर्नर के द्वारा वो किया जाएगा, मतलब ओवरऑल। तो एक तो ये हो गए, एक रिजर्व जो सब्जेक्ट रहेगा वो जो हमारे गवर्नर रहेंगे, वो जैसे पुलिस हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, फिनेंस हो गया, ये पूरा ये अपने पास रखेंगे। और जो हमारे भारतीय हैं, उनको ट्रांसफर सब्जेक्ट उनके हाथ में दे देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि इसका उतना फायदा नहीं है, ठीक। ये होता है ना लॉलीपॉप देना, ये यही है ओवरऑल। अच्छा बताओ, प्रोविंशियल में जो डिवाइड किया गया था एक्सिक्यूटिव को, एक्सिक्यूटिव पावर को टू पार्ट में, टू सब्जेक्ट्स में, तो सेंटर लेवल पे कब लाया गया था, किस एक्ट के थ्रू? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। फ्रेंचाइज एक्सपेंशन, नोटेबली वुमेन वर ग्रांट ऑफिशियल वोटिंग राइट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, ये भी याद रखिएगा 1919 में दिया गया था। और इसमें कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था सिख, एंग्लो इंडियंस और इंडियन क्रिश्चियंस को, ठीक। इसमें एबोलिशन द कॉम्प्लेक्स प्रोविंशियल डायरकी सिस्टम वाज फॉर्मली बाउंड अप एंड एंडेड विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अंडर द 1935 में इसको हटा दिया गया, जो प्रोविंशियल वाला था, जो दो भागों में बांटा गया था, ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। रेडिकल ट्राइबल मूवमेंट, पागलपंथी रिवॉल्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ द सेक्ट, originally stated as a semi-religious, egalitarian, gradually transformed into a high radicalized peasant tribal insurgent against the exploitative। यही है कि जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स हुए किसके खिलाफ हुए, दीकू से खिलाफ हुए, जमींदार से खिलाफ हुए, या ब्रिटिशर्स के जमींदार कौन थे? देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे ही तो काम करने वाले थे जमींदार जो थे, उन्हीं के लिए लगान लेके जाते थे, ठीक है, टैक्स लेते थे, ठीक है। तो देखा जाए तो जमींदार को तो अथॉरिटी दिया गया था रेंट एक्सट्रैक्शन के लिए। ट्राइबल सिंथेसिस, प्रीडोमिनेटली इन जैसे कि हैजोंग हो गया, डालूस, होदिस, गारो ट्राइब, दिस ऑल द ट्राइब जिन्होंने रेडिकल ट्राइबल मूवमेंट पागलपंथी रिवॉल्ट को लीड किया था, ठीक, अक्रॉस द माइमेन सिंह रीजन, ये कहां पर है, बांग्लादेश में। लीडरशिप देखा जाए तो करम शाह के लीडरशिप में ये पागलपंथी रिवॉल्ट को स्टार्ट किया गया था। और इनके जो बेटे थे टीपू शाह, इन्होंने भी इसको बहुत ही स्ट्रक्चरलाइज तरीके से, जैसे इन्होंने तो पूरा मतलब एक सिस्टम ही बना दिया था, सिस्टम, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, सबको अपॉइंट कर लिया, जज वज सबको अपना एक खुद का सरकार बना लिए थे। मिलिट्री सक्सेस एंड कैप्चर, एट द जेनिथ ऑफ देयर ट्राइबल इंसर्जेंसी, टीपू शाह को सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया गया शेरपुर में 1825 में, ठीक। सॉरी, टीपू शाह ने सक्सेसफुली, इनका जो सबसे बड़ा जो होता है ना कि प्राप्ति क्या था, तो टीपू शाह जो थे उनने कैप्चर कर लिया था शेरपुर को 1825 में, ठीक। वहां पे इन्होंने पहला जुडिशियल अपना जो मैंने बताया वही है, शेरपुर 1825। सप्रेशन, द ट्राइबल स्ट्रॉन्ग रोड कुछ नहीं है खास, 1833 में इसको क्रश कर दिया गया था।
किसको? पागलपंती रिवॉल्ट को। तो दिस इज ऑल अबाउट द थीम 5 ऑफ बीपीएससी मंत्रा ऑफिशियल। आप इसको जरूर रिवीजन कर लें, ठीक। और जो लास्ट थीम पढ़ाए गए उसको अभी रिवीजन आप अच्छे से कर लें, ठीक। जैसे जैसे थीम पढ़ाया जा रहा है आप उसको ढंग से कंसोलिडेट कर लें, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी शॉर्ट वीडियोस को भी आप जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।